ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 391। अब छाया ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी मैं एक शिकारी का सामना कर सकता हूं जो अभी अभी एस रैंक पर पहुंचा है, इवान ने मृत कॉकट्रेस को देखकर बड़बड़ाया। वह उसके बगल में उतरा और एडम को कोर की तलाश करने के लिए बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इस बार कोई कोर नहीं मिला। कोर के बिना भी मैं ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करके इसके कौशल प्राप्त कर सकता हूं। इवान निराश नहीं हुआ जब उसे कॉकट्रेस का कोर नहीं मिला और उसने अपने छाया पुनरुत्थान कौशल का उपयोग किया। छाया पुनरुत्थान विफल। छाया पुनरुत्थान विफल होने पर कॉकट्रेस के तराजू फट गए और उसके शरीर से खून निकलने लगा। इवान ने एक भान उठाए और फिर से छाया पुनरुत्थान का उपयोग किया। छाया पुनरुत्थान विफल। कॉकट्राइस के शरीर पर दरारें फैल गईं और उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कॉकट्राइस के शरीर की हालत देखकर इवान का दिल धड़क उठा। मुझे मत बताओ कि मैंने अनजाने में उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इवान माथे से बहते ठंडे पसीने के साथ कहा। मुझे इसे मारने से पहले एलिसिया से इसे ठीक करने के लिए कहना चाहिए था। मरने के बाद किसी पर उपचार कौशल काम नहीं करते, इसलिए इवान को इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने इसे मारने से पहले इसके शरीर को ठीक क्यों नहीं किया। उसने कुछ देर तक कॉकट्राइस के टूटे हुए शरीर को देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक उठी और उसने अपने चारों ओर एक हवा का अवरोध बना लिया। मुझे उम्मीद है कि यह खूनी गंदगी में नहीं फटेगा, इवान ने कहा और एक बार फिर छाया पुनरुत्थान का इस्तेमाल किया। जब छाया ऊर्जा कॉकट्राइस के टूटे हुए शरीर के अंदर घुसी तो यह हिंसक रूप से हिलने लगा। इवान ने अपने चारों ओर हवा के अवरोध को मजबूत कर दिया, ये सोचकर कि शरीर फटने वाला है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद शरीर हिलना बंद हो गया और कालकोठरी की 5वीं मंजिल पर मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर इवान ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब ये और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है क्योंकि यह एक छाया मरे हुए प्राणी में बदल गया है, इवान ने बुदबुदाया जब उसने कॉकट्राइस के काले शरीर को देखा जिसकी आंखों में बैंगनी लपटें जल रही थीं। उसने कॉकट्राइस के टूटे हुए शरीर को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के ऊर्जा भक्षण का इस्तेमाल किया। इस बार उसने ऊर्जा को अपने सम्राट कोर की ओर निर्देशित किया। कॉकट्राइस से उसे जितनी ऊर्जा मिली वह अन्य राक्षसों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। आखिरकार ये कालकोठरी का बॉस राक्षस था। ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसने एक बार फिर छाया कॉकट्राइस को देखा। वापस आओ। इससे पहले कि कॉकट्राइस कुछ कह पाता, इवान ने उसे वापस बुलाया। वापस जाते समय मैं इसका नाम सोचूंगा, इवान ने बुदबुदाया क्योंकि वह जानता था कि कॉकट्राइस उससे इसका नाम पूछना चाहता था। इसे वापस बुलाने के बाद इवान ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और जब उसे कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला तो उसने कालकोठरी छोड़ने का फैसला किया। 5 मिनट बाद वायवन नेस्ट कालकोठरी के बाहर एक सफ़ेद रोशनी चमकी और इवान वहां दिखाई दिया। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। जैसे ही वह कालकोठरी के बाहर दिखाई दिया उसने महसूस किया कि उसका मन फिर से अजीब तरह से काम कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वह कालकोठरी में प्रवेश करते समय कर रहा था। उसने अपने मन का विश्लेषण किया और इस बार पाया कि उसके कोर के अंदर का मन पहले से अलग था। आमतौर पर उसके कोर के अंदर का मन हल्के नीले रंग के तरल जैसा दिखता है, लेकिन वर्तमान में उसके मन का एक बहुत छोटा हिस्सा इंद्रधनुषी रंग की रोशनी में चमक रहा था। यह इंद्रधनुषी रंग की ऊर्जा क्या है? इवान ने अपने मन के साथ इंद्रधनुषी रंग की ऊर्जा को देखकर भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन अचानक उसे कुछ दिन पहले मिली सूचना याद आ गई। रून ऑफ इवोल्यूशन अब छाया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप छाया क्षेत्र और रून ऑफ इवोल्यूशन के बीच संबंध के कारण आपका मन विश्वसार में विकसित हो रहा है। क्या मेरा मन अंततः इस तथाकथित विश्वसार में विकसित हो रहा है? इवान ने खुद से पूछा कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अब क्यों विकसित होने लगा। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में कोई बदलाव नहीं आया था, कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद ही उसके मन में बदलाव आना शुरू हुआ। इवान ने कालकोठरी के पोर्टल को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या कालकोठरी में प्रवेश करने के कारण मेरा मन बदलने लगा है? इवान ने सोचा, लेकिन उसे इस बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला क्योंकि उसे कालकोठरी के पहरेदारों का अपनी ओर आते हुए महसूस हुआ। उसने वहां से चलने से पहले पोर्टल पर एक आखिरी नज़र डाली। पहरेदार वहां ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण आए थे जो उन्होंने इवान को कालकोठरी से टेलीपोर्ट किए जाने पर महसूस किया था। ये देखने के बाद कि इवान ही कालकोठरी से बाहर आया है, पहरेदारों ने राहत की सांस ली। इवान ने पहरेदारों को देखकर सिर हिलाया और तुरंत वहां से चला गया। उसने सबसे पहले सेबेस्टियन को बुलाया और सिल्वर स्टार गिल्ड बिल्डिंग में गया। जैसे ही उसने कालकोठरी के अंदर जाने से पहले सहमति जताई, इवान ने वहां से ए रैंक वाइवन के 30 शव निकाले। हालांकि इवान ने उसे पहले ही बता दिया था, सेबेस्टियन तब भी दंग रह गया जब उसने ए रैंक वाइवन के 30 शव देखे। तुमने कितनी मंजिलें पार की? सेबेस्टियन ने 30 ए रैंक वाइवन के शवों को देखने के बाद पूछा।
3। इवान ने सहजता से उत्तर दिया, लेकिन सेबेस्टियानो अभी भी हैरान था कि इवान ने 2 दिनों से भी कम समय में ए रैंक के कालकोठरी की 3 मंजिलें साफ कर दीं। इवान ने सेबेस्टियन के स्तब्ध चेहरे की परवाह नहीं की और शवों को फेंकने के बाद वहां से चला गया। वहां से निकलने के बाद इवान अकादमी वापस चला गया। कालकोठरी के अंदर जाने से पहले वह पिछले 10 दिनों से जंगल में शिकार कर रहा था। जंगल से बाहर आने के तुरंत बाद वह कालकोठरी के अंदर चला गया क्योंकि वह अपने प्राइम कोर की रैंक बढ़ाना चाहता था। कालकोठरी के अंदर वह अपने सीमित समय के कारण लगातार वाइवन को मार रहा था। हालांकि उसे पहले कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। अब जब वह अपने कमरे में वापस आ गया था तो वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। अपने कमरे में वापस आने के बाद इवान खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में चला गया। आराम से नहाने के बाद उसने अपने कपड़े बदले और बिना कुछ किए अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके नीचे गिरने के ठीक 1 मिनट बाद कमरे के अंदर खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। अगले दिन नाश्ता करते समय इवान पिछली रात को प्राप्त हुए संदेश को देख रहा था। संदेश पढ़ने के बाद उसने अपना फ़ोन रख दिया और अपना नाश्ता करना जारी रखा। संदेश में एस्ट्रेट अकादमी के छात्रों के बारे में विवरण था जो उसके साथ टूर्नामेंट में भाग लेंगे। 5 छात्र होंगे जो टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए केंद्रीय शहर जाएंगे। वैलेरी और उसके अलावा अन्य 3 ग्लोरिया, एमी और जैक्सन थे। इवान उन तीनों को जानता था क्योंकि वे व्यवहारिक परीक्षा के दौरान उसके खिलाफ लड़े थे। उसने उस समय एमी और जैक्सन को भी बाहर कर दिया था। अपने साथियों के नाम देखकर उसे उनकी बहुत परवाह नहीं थी। नाश्ता करने के बाद वह अपने बिस्तर पर बैठ गया। मेरे पास अभी भी 1 घंटा है, इवान ने समय देखकर बुदबुदाया। उन्हें जो संदेश मिला उसमें उल्लेख था कि वे 9 बजे हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। अभी भी सुबह के 8 बज रहे थे, इसलिए इवान ने अपने शैडो एंडेड के कौशल पर एक नज़र डालने का फैसला किया। उसने ग्रोथ लिंक कौशल का उपयोग किया और एलिसिया के कौशल को देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे कोई नया कौशल मिला है, इवान ने कहा और एलिसिया के कौशल उसके सामने प्रकट हुए। इवान ने उसके पिछले कौशल को अनदेखा किया और देखा कि क्या उसे ए रैंक तक पहुंचने के बाद कोई नया कौशल मिला है, और उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि ए रैंक तक पहुंचने के बाद उसे 3 नए कौशल मिले हैं। प्रिज्मेटिक मिराज, प्रकाश हेरफेर का उपयोग करके अपने आप के भ्रामक डुप्लीकेट बनाएं, दुश्मनों को भ्रमित करें और आपको हमलों से बचने की अनुमति दें। आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले डुप्लीकेट की संख्या आपकी रैंक पर निर्भर करती है। रेडिएंट इन्फ्यूजन, प्रकाश ऊर्जा के साथ हथियारों या वस्तुओं को बढ़ाएं, उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाएं और बाधाओं को जलाने में सक्षम बनाएं। लाइटफॉल कैटाक्लिस्म, अद्वितीय कौशल, आकाश में अपार प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित करें जिससे युद्ध के मैदान पर जलती हुई प्रकाश किरणों की वर्षा हो जो विनाश का निशान छोड़ती है। इवान चौंक गया जब उसने देखा कि ए रैंक तक पहुंचने के बाद एलिसिया को 3 नए कौशल प्राप्त हुए। उसने सोचा कि ए रैंक तक पहुंचने के बाद उसे कोई कौशल कैसे नहीं मिला और उसे लगा कि उसके दिल में सुई चुभ गई है। ये तीनों ही कौशल काफ़ी अच्छे हैं, इवान ने एलिसिया के नए कौशल के विवरण को देखने के बाद कहा। उसे रेडिएंट इन्फ्यूजन में विशेष रूप से रुचि थी। अगर मैंने ये कौशल लिया तो मैं अपने गॉन्टलेट्स और अन्य कलाकृतियों के प्रभाव को बढ़ा पाऊंगा। भले ही उसे यह कौशल पसंद था, लेकिन इवान ने इसे तुरंत नहीं लिया। एलिसिया के बाद उसने एक्वा के कौशल को देखा। पहले की तरह उसने इसके पिछले कौशल को अनदेखा किया और नए कौशल की खोज की। और वह एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि एक्वा को भी 2 नए कौशल मिले हैं। मिस्ट श्राउड एरप्शन, घने कोहरे का अचानक विस्फोट होता है जो आपकी हरकतों को छिपा सकता है। कोहरे के भीतर आपके दुश्मनों की इंद्रियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। सी ड्रैगन की दहाड़, अद्वितीय कौशल, एक दुर्जय जल तत्व कौशल जो समुद्री ड्रैगन की दहाड़ के क्रोध को बुलाता है, पानी और ध्वनि के विनाशकारी संयोजन को हमला करता है दुश्मनों को मार गिराने के लिए। छोड़ने पर दहाड़ एक विशाल जल ड्रैगन का रूप ले लेती है जो आगे की ओर दौड़ती है, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को बहा ले जाती है। दहाड़ अपने आप में एक बहरा करने वाली ध्वनि हमले और पानी की बाढ़ का एक संयोजन है जो दुश्मनों को भटकाव, शारीरिक नुकसान और भावनात्मक संकट का कारण बनता है। दहाड़ की शक्ति का उपयोग विशिष्ट दुश्मनों को लक्षित करने या बड़े क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाने के लिए किया जा सकता है। ये दोनों कौशल भी बहुत अच्छे हैं, इवान ने एक्वा के नए कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद कहा। उसने नेक्रोस के कौशल को भी देखा और देखा कि उसे केवल एक नया कौशल मिला है, लेकिन वह नया कौशल कुछ ऐसा था जिसने उसे ललचा दिया। उसने इसका विवरण भी नहीं पढ़ा क्योंकि उसके नाम से ही वह अनुमान लगा सकता था कि यह क्या है। आकार में हेरफेर, इवान ने तुरंत इस कौशल को लेने के लिए प्रेरित होकर कहा। जब उसने कौशल के विवरण को पढ़ा तो उसने देखा कि वह इस कौशल की मदद से अपने शरीर के आकार को 20 गुना बढ़ा सकता है। इस कौशल की शक्ति भी उपयोगकर्ता की रैंक के साथ साथ बढ़ेगी।
वर्तमान में नेक्रोस 10 मीटर लंबा है। अगर यह इस कौशल का उपयोग करता है तो ये 200 मीटर लंबा विशालकाय बन सकता है। इवान ने अपनी लार को निगल लिया और सोचा कि अगर नेक्रोस 200 मीटर लंबा विशालकाय बन जाता है तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। इवान ने कॉक्ट्रेस के कौशल को भी देखा और उन कौशलों को देखा जो उसने उसके खिलाफ इस्तेमाल किए थे। पेट्रीफाइंग गेज, आपकी नज़र जीवित प्राणियों को पत्थर में बदल सकती है। अगर मैं इससे कमज़ोर होता तो शायद मैं वास्तव में पत्थर बन जाता। इवान ने पेट्रीफाइंग गेज कौशल को देखकर बुदबुदाया। वह अपने शैडो अनडेड के कौशल को देखता रहा और जल्द ही 1 घंटा बीत गया। उसने अपने अधिकांश शैडो अनडेड के कौशल की जांच की और एक अच्छा कौशल भी पाया जिसे उसने ग्रोथ लिंक कौशल का उपयोग करके लिया। कौशल लेने के बाद इवान अपने कमरे से बाहर निकला और अकादमी से बाहर चला गया। जब वह बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि सेंट्रल सिटी जाने वाले सभी लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। नाथन भी वहां मौजूद था क्योंकि वह भी उनके साथ जा रहा था। इवान ने वैलेरी और उसके 3 अन्य साथियों को भी देखा, लेकिन वह आश्चर्यचकित था जब उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जिसके भूरे बाल और काली आंखें थीं। वह नाथन और एडवर्ड के साथ खड़ा था जो उनके साथ जा रहे थे। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति रॉबर्ट था जिससे उसने अपनी टूटी फूटी बुनियादी तलवारबाजी सीखी थी। मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया हूं, इवान ने रॉबर्ट को देखकर खुद से कहा। ऐसा लगता है कि अब जब कोई नया कालकोठवी प्रकोप नहीं है तो उसने अकादमी में वापस आने का फैसला किया है। अकादमी के बाहर एक बस पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। इवान आने वाला आखिरी व्यक्ति था, इसलिए जब वह आया तो वे सभी बस में सवार हो गए। हवाई अड्डा अकादमी से बहुत दूर नहीं था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हमें वहां से केंद्रीय शहर पहुंचने में कई दिन लगेंगे, इवान ने हवाई अड्डे को देखते हुए सोचा। सेरा के बारे में सोचते हुए, जो शायद टूर्नामेंट के दौरान कुछ करने की योजना बना रही होगी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी परछाई की ओर देखा जहां किसी को पता नहीं था कि 50 रैंक के राक्षस इंतजार कर रहे थे। ये दिलचस्प होगा। जब इवान विमान में चढ़ा तो उसने देखा कि विमान के अंदर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग एस्टाद सिटी के अलग अलग गिल्ड के शिकारी थे। उसने सेबेस्टियन को भी देखा जो जेफरी के साथ बैठा था। सेबेस्टियन को देखने के बाद ही उसे याद आया कि उसने उससे कहा था कि वह भी सेंट्रल सिटी जाएगा। अलग अलग गिल्ड के दूसरे शिकारी वहां ये देखने जा रहे होंगे कि क्या वे अपने गिल्ड में किसी अच्छे शिकारी को भर्ती कर सकते हैं जो टूर्नामेंट में भाग लेगा। विमान के अंदर इतने सारे शिकारी देखकर इवान ने सोचा। उसे एक खाली सीट मिली और वह वहां बैठ गया। भले ही उसे कल रात भरपूर नींद आई हो, लेकिन वह एक बार फिर सोने की योजना बना रहा था क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाला था, उसे लगा कि कोई उसके बगल में बैठा है। उसने अपनी आंखों के कोने से उस व्यक्ति को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये बूढ़ा शिकारी यहाँ क्यों बैठा है? इवान ने सोचा जब उसने नाथन को अपने बगल में बैठे देखा। नाथन ने बैठने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। इवान को यह अजीब लगा कि एडवर्ड, सेबेस्टियन या अन्य शिकारियों के बजाय नाथन उसके साथ बैठा था, लेकिन नाथन को अपनी आंखें बंद करते देखकर उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जल्द ही विमान ने उड़ान भरी। विमान की सीट बहुत आरामदायक थी, इसलिए इवान जल्दी ही सो गया। इवान के सो जाने के बाद नाथन ने अपनी आंखें खोली और एक बार फिर से बंद करने से पहले उसे देखा। एक दिन बाद विमान अभी भी केंद्रीय शहर की ओर उड़ रहा था और इवान आरामदायक सीट का पूरा फायदा उठा रहा था। पिछले 24 घंटों में उसने खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि दूसरे शिकारी भी अवाक रह गए और उसे अजीब तरह से देखने लगे जब उन्होंने देखा कि उसने खाने के बाद एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं। दूसरी ओर इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे शिकारी क्या सोच रहे थे और वास्तव में उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि विमान में कोई खेल नहीं था। अगर यहाँ कुछ खेल होते तो मैं एक बार फिर से ओटाकू के जीवन का आनंद ले सकता था। चीख चीख। अचानक कुछ शक्तिशाली चीखें निकलीं और इवान को 3 रैंक राक्षसों की आभा महसूस हुई। उसने मुश्किल से अपनी एक आंख खोली और विमान की खिड़की से बाहर देखा। खिड़की से उसने 3 हल्के नीले रंग के पक्षियों को देखा जो 10 मीटर लंबे थे और उनके पंख लगभग 20 मीटर तक फैले हुए थे। वे तीनों विमान की बाधा पर हमला कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ छोटी छोटी लहरें बनाने के अलावा वे कुछ और नहीं कर पा रहे थे। 3 रैंक राक्षसों को देखकर इवान ने जम्हाई ली और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये पहली बार नहीं था जब उसने राक्षसों को विमान के इतने करीब उड़ते देखा था। पिछले 24 घंटों के दौरान ऐसा कई बार हुआ, लेकिन विमान की बाधा काफ़ी मजबूत है और ए रैंक राक्षसों के हमलों को आसानी से झेल सकती है। अन्य शिकारी भी 3 राक्षसों के बारे में बेपरवाह थे और उन्हें अनदेखा कर रहे थे। तुम बाहर जाकर उन्हें भगा क्यों नहीं देते? इवान, जिसने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थीं, अचानक उसके सिर के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और नाथन को देखा जो अभी भी आंखें बंद करके बैठा था। क्या वह टेलीपैथी कौशल का उपयोग कर रहा है?
इवान ने सोचा जब उसने अपने सिर के अंदर नाथन की आवाज़ सुनी। क्या अंडस को? इवान उससे पूछना चाहता था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, नाथन की आवाज़ एक बार फिर उसके सिर के अंदर गूंज उठी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मत बोलो और बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इवान को यह अजीब लगा कि नाथन उससे बात करने के लिए टेलीपैथी कौशल का उपयोग कर रहा था। क्या वह इसका उपयोग इसलिए कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि दूसरे हमारी बातचीत सुने? अचानक इवान को कुछ याद आया और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक ईयरिंग निकाली। विस्परिंग ईयरिंग, बी रैंक। ये नाजुक चांदी की ईयरिंग पहनने वाले की सुनने की क्षमता को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। पहनने पर ईयरिंग उपयोगकर्ता की श्रवण इंद्रियों को बढ़ाती हैं, जिससे उन्हें सबसे कमज़ोर आवाज़ भी सुनने की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त ये पहनने वाले को टेलीपैथी कौशल प्रदान करती है। उसने फुसफुसाने वाली बाली पहनी थी और टेलीपैथी कौशल का भी इस्तेमाल किया था। मैं उन्हें क्यों भगाऊं? बैरियर आसानी से उनके हमलों को संभाल सकता है और वे जल्द ही खुद ही चले जाएंगे। जब इवान ने टेलीपैथी कौशल का भी इस्तेमाल किया तो नाथन एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही वह संभल गया और उसे जवाब दिया, बस मैं जैसा कहूं वैसा करो और विमान के ऊपर जाते समय सावधान रहो। नाथन ने उसे कुछ भी नहीं समझाया और कहा। नाथन की चेतावनी सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं। उसने विमान के पिछले हिस्से की ओर देखा। विमान के पिछले हिस्से में विमान की छत पर एक स्लाइडर था जिसका उपयोग लोग विमान के शीर्ष पर जाने के लिए कर सकते हैं। वह मुझे बाहर जाते समय सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? मैं स्लाइडर का उपयोग करके आसानी से वहां जा सकता हूं, है न? इवान ने सोचा क्योंकि पिछले 24 घंटों में कई शिकारियों ने ऊब होने पर विमान के शीर्ष पर जाने के लिए स्लाइडर का उपयोग किया था। इवान की संदिग्ध नज़र देखकर नाथन ने उससे एक बार फिर कहा, तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि मैं तुमसे ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी के लिए बस विमान के शीर्ष पर जाओ। इवान ने नाथन को गहराई से देखा और महसूस किया कि उसके पास कोई कारण होना चाहिए कि वह उसे विमान के शीर्ष पर जाने के लिए क्यों कह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी बात सुनकर मैं कुछ खो दूंगा, इवान ने मन ही मन सोचा और खड़ा हो गया। वह विमान के पिछले हिस्से की ओर चलने लगा, जहां स्लाइडर लगा हुआ था। विमान में मौजूद लोग वास्तव में चौंक गए जब उन्होंने देखा कि इवान खड़ा होकर स्लाइडर की ओर जा रहा है। वह इस बार खाने के बाद सोने नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। शायद वह विमान की छत पर सोने जा रहा है क्योंकि वह यहां सोने से ऊब गया है, उसके बगल में बैठे पादरी ने कहा। हालांकि वे धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन इवान उन्हें स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था क्योंकि उसने फुसफुसाते हुए कान की बाली पहन रखी थी। जब उसने सुना कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे थे तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन नाथन ने उससे जो कहा उसके कारण उसकी सभी इंद्रियां सतर्क थीं। जल्द ही वह विमान के पिछले हिस्से में पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इवान ने सीढ़ियों का उपयोग करके स्लाइडर तक पहुंचा और उसे खोल दिया। जैसे ही उसने स्लाइडर खोला और अपने शरीर के आधे हिस्से को विमान से बाहर निकाला, उसे लगा कि उसे एक अजीब ऊर्जा ने मारा है। आप एन्फिब्लिंग अभिशाप से प्रभावित हुए हैं। अचानक उसके सामने एक अधिसूचना चमकी जिससे उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। आप एन्फिब्लिंग अभिशाप से प्रभावित हुए हैं। आपकी उपाधि शैडो दायरे का शासक होने के कारण अभिशाप आपको प्रभावित नहीं कर सकता। जब इवान ने अपने सामने अधिसूचनाएं देखी तो वह चौंक गया। हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन उसने हिलना बंद नहीं किया और स्लाइडर का उपयोग करके विमान के शीर्ष पर आ गया। विमान की बाधा के कारण विमान के शीर्ष पर आने पर वह भयंकर हवा से नहीं टकराया। क्या नाथन ने मुझे इस कारण यहां आने के लिए कहा था? इवान ने अपने सामने अधिसूचना को देखते हुए खुद से सोचा। उसे एन्फिब्लिंग अभिशाप के बारे में पता था क्योंकि ओली के पास भी यह है। एन्फिब्लिंग अभिशाप, यह अभिशाप धीरे धीरे लक्ष्य की जादुई और शारीरिक क्षमताओं को कम करता है, जिससे उनके लिए मंत्रों का जाप करना या अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग करना अधिक कठिन हो जाता है। इवान ने ओली से कभी किसी राक्षस पर इस अभिशाप का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा क्योंकि यह अभिशाप लक्ष्य पर बहुत धीरे धीरे असर करता है। वह आमतौर पर अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी मार देता है, इसलिए उसे इस अभिशाप का असर देखने का कभी मौका नहीं मिला। क्या विमान के अंदर कोई है जो मुझे निशाना बना रहा है और नाथन को इस बारे में पता था, इसलिए उसने मुझे यहां आने के लिए कहा? इवान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। चीख चीख। अचानक 3 राक्षसों की चीखें तेज हो गईं। इवान ने उनकी तरफ देखा और पाया कि वे उसे देखकर और भी ज्यादा भयंकर तरीके से बैरियर पर हमला कर रहे थे। इवान की आंखों में ठंडक चमक उठी। वह इस बात से चिढ़ गया कि कोई उसे निशाना बना रहा है और उसे ये भी नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन है। उसने तीनों राक्षसों का ख्याल रखने के लिए किसी भी तरह के आकर्षक कौशल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह किसी को यह नहीं बताना चाहता था कि वह पहले से ही ए रैंक का शिकारी है। अपने कौशल छाया आवरण पंखों के कारण वह अपनी असली आभा छिपा रहा है और इस पूरे समय भी जो रैंक के शिकारी की आभा दिखा रहा था।
शैडो श्राउडिंग विंग्स मैना का उपयोग करके छाया के 2 पंख बनाएं। जितना अधिक मैना आप पंखों पर इस्तेमाल करेंगे उतनी ही तेजी से आप उड़ पाएंगे। पंखों में एक बेहतरीन सुरक्षा कवच भी होता है और इसे हमले को कमज़ोर करने या रोकने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कौशल का आपके आभा पर एक आवरण प्रभाव होता है। इसका उपयोग करके आप अपनी इच्छानुसार अपनी आभा को छिपा या नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब उसे पता चल गया कि कोई उसे निशाना बना रहा है तो उसे अपनी वर्तमान रैंक को छिपाना और भी ज़रूरी लगा ताकि वह उस व्यक्ति को चौंका सके। विमान की गति काफ़ी तेज थी और तीनों राक्षस मुश्किल से उसके साथ चल पा रहे थे। इवान ने उनकी ओर देखा और अपने मन को दबाने के कौशल का इस्तेमाल किया। अपने प्राइम कोर के ए रैंक पर पहुंचने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति और भी बढ़ गई, इसलिए जैसे ही उसने 3 राक्षसों पर मन को दबाने का इस्तेमाल किया उन्हें भयंकर सिरदर्द होने लगा। चीख! वे तीनों दर्द से चीख उठे और हवा में ही अपना संतुलन खो बैठे। विमान आगे बढ़ता रहा और कुछ ही सेकंड में राक्षसों से काफ़ी दूरी बना ली। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। कुछ सेकंड के बाद तीनों राक्षस ठीक हो गए और विमान का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन इसकी तेज़ गति के कारण उसे पकड़ नहीं पाए। इवान ने विमान का पीछा कर रहे 3 राक्षसों को देखा, लेकिन उन्हें उनकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। उसने स्लाइडर की ओर देखा और गहरी सांस लेने के बाद विमान के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसके हाव भाव सामान्य थे और उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे पता ही न हो कि उसे कमज़ोर करने वाला अभिशाप लगा है। आमतौर पर लोग यह नहीं जान पाते कि वे अभिशाप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अधिसूचना विंडो इसके बारे में कुछ नहीं दिखाती है। इवान केवल छाया क्षेत्र के शासक की अपनी उपाधि के दूसरे प्रभाव के कारण अधिसूचना देख पाया था, जो अभिशाप से प्रभावित होने के बाद सक्रिय हुआ था। वापस आने के बाद इवान चुपचाप अपनी सीट पर वापस चला गया और बैठ गया। क्या कुछ अजीब हुआ? जैसे ही वह बैठा, उसने नाथन की आवाज़ सुनी। इवान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने उसे जवाब दिया, मुझे कमज़ोर करने वाले अभिशाप ने मारा है। इवान की बात सुनने के बाद नाथन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने उससे पूछा जब उसने देखा कि नाथन ने उसकी बात सुनने के बाद भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कल जैसे ही मैं विमान में चढ़ा, मुझे अभिशाप की ऊर्जा महसूस हुई। ऊर्जा आपकी ओर निर्देशित थी, इसलिए मैं ये देखने के लिए आपके पास बैठा कि क्या मैं इसे पहचान सकता हूँ, लेकिन आपके पास बैठने के बाद ऊर्जा गायब हो गई। नाथन ने बोलना शुरू किया। जब 24 घंटे बाद भी मुझे फिर से अभिशाप की ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है वह मेरी वजह से हिचकिचा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें विमान से बाहर जाने के लिए कहा। इतना बोलने के बाद नाथन के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। जब तुम जा रहे थे तब मैं विमान को स्कैन कर रहा था, लेकिन मैं अभी भी अभिशाप की ऊर्जा को महसूस नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने अभिशाप दिया था उसने इस बार अपनी ऊर्जा को छिपाने के लिए कुछ इस्तेमाल किया था। मैं उसे उसी क्षण पकड़ने की सोच रहा था जब वह तुम पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी योजना विफल हो गई। नेथन की बात सुनकर इवान ने विमान के चारों ओर देखा। विमान के अंदर 30 से अधिक लोग थे, इसलिए उसके लिए उस व्यक्ति की पहचान का सही अनुमान लगाना असंभव था जिसने उस पर अभिशाप का इस्तेमाल किया था। वैसे चूंकि तुम बता सकते थे कि तुम पर अभिशाप लगा है, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभिशापों से बचाता है। नाथन ने एक बार फिर कहा और उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने बोलना जारी रखा। उस व्यक्ति ने तुम पर एन्फिब्लिंग शाप का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि वह तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर करना चाहता है। एन्फिब्लिंग शाप आमतौर पर 4 या 5 दिनों में प्रभावी होता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए और हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने तुम पर उस शाप का इस्तेमाल किया है वह अपने आप तुम्हारे सामने आ जाए। इवान ने नाथन की कही बात के बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार सोने के बजाय वह उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने उस पर शाप का इस्तेमाल किया था। क्या वह व्यक्ति जिसने शाप का इस्तेमाल किया है वह डार्क गिल्ड से है, या डार्क गिल्ड के अलावा कोई और है जो मुझे निशाना बना रहा है? इवान ने खुद से सोचा। आशा करते हैं कि जो व्यक्ति मुझे निशाना बना रहा है वह जल्द ही मेरे सामने आएगा ताकि मैं उसके बारे में सोचना बंद कर सकूं। अगले 2 दिन बिना कुछ हुए गुजर गए और इवान और बाकी लोग आखिरकार सेंट्रल सिटी पहुंच गए। विमान शहर के मध्य में हवाई अड्डे पर उतरा और सभी विमान से उतरने के लिए खड़े हो गए। हाँ, एक को छोड़कर सभी। नाथन ने अपने बगल में देखा और उसका बूढ़ा मुंह हिलने से नहीं बच सका। उठो, उसने टेलीपैथी कौशल का उपयोग करके इवान के दिमाग में चिल्लाया और वहां से चलने लगा। इवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और नाथन की पीठ को देखा। उसने निराशा की सांस ली और खड़ा हो गया। वह पिछले 2 दिनों से ज़्यादातर समय सोने का नाटक कर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या उस व्यक्ति ने जो उस पर श्राप का इस्तेमाल किया था कुछ करने का प्रयास करेगा। दुर्भाग्य से पिछले 2 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं बस उसके मेरे सामने आने का इंतज़ार कर सकता हूँ, इवान ने खुद से कहा और दूसरे लोगों के पीछे चला गया।
तुम प्रिंसिपल के साथ क्यों बैठे थे? अगर तुम हमारे साथ बैठते तो हम टूर्नामेंट के लिए अच्छी रणनीति बना सकते थे। जैसे ही वह विमान से बाहर निकला, उसने वैलेरी की आवाज़ सुनी। इवान ने उसे सुनकर आंखें घुमाईं क्योंकि वह जानता था कि वह भी पिछले 3 दिनों से लकड़ी की तरह सो रही थी। वह केंद्रीय शहर के लिए रवाना होने से एक दिन पहले कालकोठरी से वापस आई थी और यह स्पष्ट था कि वह कालकोठरी से बाहर आने के बाद थक गई थी, इसलिए उसने भी इन 3 दिनों में खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं किया। जब इवान ने उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया जिसने उस पर अभिशाप का इस्तेमाल किया था, तो उसने देखा कि वह सोते समय भी लार टपका रही थी। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि टूर्नामेंट में हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह किस तरह की रणनीति बनाना चाहती है। टूर्नामेंट की चुनौतियां हर साल अलग अलग होंगी, इसलिए लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं कि टूर्नामेंट के दौरान क्या होगा। लेकिन इवान उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने बस उस बूढ़े पीछा करने वाले की ओर इशारा किया। मैं जानबूझकर उसके साथ नहीं बैठा, वही मेरे पास आकर बैठा था, और ऐसा नहीं है कि मैं उसे कहीं और बैठने के लिए कह सकता था। वह एक एस रैंक का शिकारी है जो मुझे सिर्फ एक उंगली से कुचल सकता है। आप बस अपनी सीट बदल सकते थे, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल आपको वहां रोके हुए था, वैलेरी ने संदेह भरी आवाज में कहा। नीचे इस बार वह वैलेरी और अन्य लोगों के साथ बैठ गया। जैसे ही बस चलने लगी, वैलेरी, एमी और अन्य लोग बात करने लगे। वे शहर में घूमने की योजना बना रहे थे क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे। इवान भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा था, लेकिन किसी कारण से वह अन्य लोगों के साथ शहर में नहीं जाना चाहता था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसने देखा कि ओलिविया को मारने के बाद उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे अन्य लोगों से दूर रहने के लिए कह रहा है। इसलिए जब वैलेरी ने उससे पूछा कि क्या वह उनके साथ आना चाहता है, तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वह अभी भी सोना चाहता है। जैक्सन और अन्य लोग ये सुनकर अवाक रह गए कि वह अभी भी सोना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जिस होटल में वे ठहरे थे वह हवाई अड्डे से बहुत दूर नहीं था, इसलिए वे 1 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंच गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य अकादमियों के छात्र भी यहाँ हैं, इवान ने सोचा, मार्क और अन्य लोगों के बारे में याद करते हुए जो नेफ्लियम शहर के राक्षसी ज्वार के दौरान उसके साथी थे। एडवर्ड उन्हें होटल के अंदर ले गया और उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद उन सभी को उनके कमरे की चाबियां दी गईं। एडवर्ड ने रिसेप्शनिस्ट से ये भी पूछा कि क्या अन्य अकादमियों के लोग आए हैं या नहीं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के अनुसार वे सबसे पहले पहुंचे थे। अपनी चाबियां प्राप्त करने के बाद एडवर्ड ने वैलेरी और अन्य लोगों से कहा कि वे जो चाहें करें क्योंकि अगले 2 दिनों तक उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। क्या आप वाकई नहीं आना चाहते हैं? वैलेरी ने इवान से फिर पूछा, ये देखकर कि वह लिफ्ट की ओर जा रहा था। आप लोग आगे जा सकते हैं, मैं अभी भी सोना चाहता हूं, इवान ने बिना पीछे मुड़े कहा और लिफ्ट में प्रवेश किया। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा आलसी व्यक्ति कभी नहीं देखा, ग्लोरिया ने इवान की प्रतिक्रिया सुनकर कहा। लिफ्ट की मदद से इवान होटल की 5वीं मंजिल पर पहुंच गया जहां उसका कमरा था। उसने कमरे के अंदर जाने के लिए मिली चाबी का इस्तेमाल किया। कमरा बहुत आलीशान था और अगर यह पहले होता तो वह कमरे से कुछ चुराने के बारे में ज़रूर सोचता, लेकिन अब जब उसके पास पर्याप्त पैसे हैं तो उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। कमरे के अंदर आने के बाद उसने करीब 10 मिनट तक इंतजार किया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया। ये पुष्टि करने के बाद कि वैलेरी और अन्य लोग चले गए हैं, वह कमरे की खिड़की की ओर चला गया और छाया पंखों का उपयोग करके अपने होटल के कमरे से बाहर निकल गया। वह होटल से कुछ दूर उतरा और वहां से चलने लगा। उसे पता नहीं था कि जब वह जा रहा था तो होटल की छत से एक जोड़ी गहरी बैंगनी आंखें उसे देख रही थीं। खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला और बटले की पोशाक पहने एक आदमी मंद रोशनी वाले, भव्य दिखने वाले अध्ययन कक्ष में चला गया जो पुराने झूमरों की गर्म चमक में नहाया हुआ था। जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ा, उसके पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते फर्श पर सजे आलीशान फारसी गलीचे पर फिसल गए। कमरे में परिष्कार की हवा बह रही थी। दीवारों पर महोगनी बुकशेल्फ लगी हुई थीं, जिनमें चमड़े से बंधी किताबें और प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थीं। कमरे के बीच में एक महिला बैठी थी जो अपने मध्य 20वें दशक में लग रही थी। उसके लंबे चांदी के बाल थे जो एक प्राचीन कुर्सी के पीछे सुंदर ढंग से झर रहे थे। जटिल पुष्प पैटर्न से सजी एक चीनी मिट्टी की चाय की प्याली उसके हाथ में थी। कप से भाप की उठती हुई लपटें कैमोमाइल चाय की सुखदायक सुगंध लेकर आ रही थीं जो विभिन्न जड़ी बूटियों की हल्की खुशबू के साथ मिल गई थी। उसकी हरी आंखें उसके सामने खुली किताब पर टिकी हुई थीं, जिसे वह बीच बीच में चाय की चुस्की लेते हुए पढ़ रही थी। जैसे ही बटले की वर्दी पहने आदमी ने महिला को देखा, उसके मुंह से एक जोरदार आह निकल गई। मुझे कब तक तुम्हारा बटलर बनना पड़ेगा? आदमी ने थोड़ी चिढ़कर कहा और एक जोड़ रैंक के शिकारी की उसकी आभा एक पल के लिए बाहर आ गई, जिससे कमरे में मौजूद किताबों की अलमारियां थोड़ी हिल गईं।
बस कुछ और दिन, सेरा ने किताब से अपनी आंखें हटाए बिना कहा, तुम मुझसे शर्त हार गई हो, इसलिए अब ये स्वाभाविक है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टीएस। आदमी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई और एक कुर्सी पर बैठ गया। जिस छात्र पर तुमने मुझे नजर रखने के लिए कहा था, वह यहाँ है। आदमी ने केतली से खुद के लिए एक कप चाय डालते हुए कहा। सेरा की हरी आंखें चमक उठीं और उसने आखिरकार उस आदमी को देखा। आदमी के छोटे काले बाल, बैंगनी आंखें और मोटे होंठ थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे सूजे हुए हों। अगर वह यहाँ है तो वही करो जो मैंने तुम्हें पहले कहा था। मुझे अभी भी लगता है कि उसके खिलाफ इतने सारे लोगों को भेजना बेकार है। मैंने अभी अभी उसे देखा है और वह सिर्फ एक बेजोड़ रैंक का शिकारी है। क्या तुम वाकई इतने सारे लोगों को उसकी देखभाल के लिए भेजना चाहते हो? उस आदमी ने एक ही बार में चाय का पूरा कप गटकते हुए कहा। मैं उन्हें उसकी देखभाल के लिए नहीं भेज रहा हूं। अगर मुझे उसकी देखभाल करनी होती तो मैं उनकी जगह तुम्हें भेजता, सेरा ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। अमारा ने मुझे उनका परीक्षण करने के लिए कहा और वह इन चीज़ों की क्षमता का परीक्षण करने के लिए सही व्यक्ति है। मैं दूसरे लोगों की शक्ति के बारे में कमोबेश निश्चित हूं, लेकिन किसी कारण से मैं उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता, चाहे मैं उसके बारे में कितनी भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूं। उन्हें भेजकर मैं इन चीज़ों की क्षमता का परीक्षण कर पाऊंगा और साथ ही मुझे पता चल जाएगा कि वह आदमी कितना कुछ छिपा रहा है। वह आदमी अभी भी चाय को पानी की तरह पी रहा था और पहले ही केतली का आधा से ज़्यादा हिस्सा खाली कर चुका था। उसने एक और कप चाय पी और सेरा की तरफ देखा। मुझे लगता है कि तुम बहुत गंभीर हो रही हो, क्योंकि वह उस बेवकूफ़ लैला से बच निकलने में सक्षम था। भले ही वह उस समय अपनी रैंक छिपा रहा था और बी रैंक पर था, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ए रैंक की शिकारी होने के बावजूद उसे नहीं पकड़ पाए। सेरा ने उसकी बात सुनने के बाद कोई भावना नहीं दिखाई और उसे शांति से देखा। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? उसने सेरा के शांत चेहरे को देखने के बाद पूछा। तुम्हें पता है, मैं बस वहां जा सकता हूं और तुम्हारे लिए उसे आसानी से पकड़ सकता हूं अंडरस्को। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सेरा ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए नहीं हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं पकड़ना चाहती हूँ, इसलिए बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हें एक नज़र डालनी चाहिए। वह आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन सेरा के दृढ़ चेहरे को देखकर उसने एक बार फिर अपनी जीभ चटकाई और अपना सिर हिलाया। वैसे तुम अपने असली रूप में क्यों हो? क्या होगा अगर कोई और तुम्हारा असली रूप देख ले? आदमी ने अचानक उसे उत्सुकता से देखते हुए पूछा। फिलहाल यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सेरा ने कहा और एक बार फिर वह किताब उठाई जो वह पहले पढ़ रही थी। बस आगे बढ़ो और वही करो जो मैंने तुमसे कहा था। वह आदमी खड़ा हो गया और कमरे से बाहर जाने लगा। रुको! जैसे ही वह आदमी कमरे से बाहर निकलने वाला था, सेरा ने अचानक उसे रोक दिया। वह आदमी पलटा और सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखने लगा। सेरा ने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर देखा और एक काला गोला निकाला जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर था। उसने उस गोले को उस आदमी की ओर फेंका जिसने उसे पकड़ लिया। गोले को पकड़ने के बाद जब उसने उसे देखा तो उसने देखा कि वह एक आंख जैसा दिख रहा था। तुम्हें पता है कि इसके साथ क्या करना है न? सेरा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे पूछा। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ सकते और अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते? आदमी ने मुंह हिलाते हुए पूछा। अगर मुझे अभी भी वहां अकेले ही जाना है तो तुम्हें यहां लाने का क्या मतलब है? सेरा ने कहा और उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। आदमी ने जोर से गाली न देने के लिए गहरी सांस ली और गोला अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। वह एक बार फिर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाला था। रुको! सेरा ने एक बार फिर उसे रोक दिया। आदमी के माथे पर काली रेखाएं दिखाई दी और उसने दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह उसे बुरी तरह पीटना चाहता था। अब क्या? लेकिन वह आदमी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह उससे लड़ने की कोशिश करेगा तो वह उसे सिर्फ पीटेगी। दूर से लड़ाई को देखो और खुद को उजागर मत करो, सेरा ने उसकी चिढ़ी हुई नज़र को अनदेखा किया और गंभीर आवाज़ में कहा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर आदमी सिर हिलाया और आखिरकार कमरे से बाहर निकल गया। सेरा ने एक पल के लिए बंद दरवाजे की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया और फिर अपने हाथों में किताब पर ध्यान केंद्रित किया। इवान एक पार्क में बैठा था और अपने सामने 2000 मीटर ऊंची इमारत को देख रहा था। वह आइसक्रीम खा रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था। शिकारी संघ का मुख्य मुख्यालय वास्तव में प्रभावशाली है, इवान ने इमारत को देखते हुए कहा। मैंने पढ़ा है कि शिकारी संघ की वर्तमान अध्यक्ष दुनिया की सबसे शक्तिशाली शिकारी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस इमारत के अंदर हैं। इवान को जो पता था उसके अनुसार शिकारी संघ की वर्तमान अध्यक्ष नताशा नाम की एक बूढ़ी महिला हैं। हालांकि इंटरनेट पर उसके कौशल या शक्ति के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें उसने 1 मिनट से भी कम समय में एक एस रैंक राक्षस को मार डाला जो केंद्रीय शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था।
वीडियो से ऐसा लगता है कि उसके कौशल अंतरिक्ष तत्व से संबंधित हैं, इवान ने वीडियो को याद करते हुए कहा। मुझे लगता है कि नाथन भी काफ़ी मजबूत है। आमने सामने की लड़ाई में छाया ऊर्जा का उपयोग किए बिना उसे हराना मेरे लिए मुश्किल होगा। नेथन और सेबेस्टियन से बात करने के बाद इवान को जो महसूस हुआ उससे उसे लगा कि सेबेस्टियन नाथन से थोड़ा कमज़ोर है। हालांकि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसे यकीन था कि नाथन उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, ये देखते हुए कि नाथन की तुलना में सेबेस्टियन काफ़ी छोटा है, मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक है कि वह उससे कमज़ोर है। इवान ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और जिस बेंच पर बैठा था वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना शरीर फैलाया और रात के आसमान को तारों से भरा हुआ देखा। बिना एहसास किए मैंने 5 घंटे से ज़्यादा समय कुछ नहीं किया और सिर्फ अलग अलग तरह के खाने को चखा जो सेंट्रल सिटी में काफ़ी मशहूर हैं। इवान ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा और होटल वापस जाने का फैसला किया। ओलिविया और एडम को मारने के बाद उसे उनसे कई कोर मिले और वह अपनी शक्ति को और भी बढ़ाने के लिए अपने मोनाक कोर का उपयोग करके उन्हें अवशोषित करना चाहता था। उसके पास कोर भी थे जो उसने जंगल और वायवन घोंसले के तहखाने से एकत्र किए थे। वह तहखाने से बाहर आने के बाद उन्हें अवशोषित करना चाहता था, लेकिन उसे इसके लिए समय नहीं मिला। मेरे सम्राट कोर की रैंक को ए तक बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, इवान ने कटु स्वर में कहा। उसे याद आया कि जब उसने ऊर्जा भक्षण कौशल का उपयोग करके कुछ राक्षसों की ऊर्जा को अवशोषित किया और उसे खिलाया तो उसके सम्राट कोर ने कितनी कम प्रगति की थी। चलते समय उसने अपने कोर के अंदर मैना को देखा और पाया कि उसके मैना की बहुत कम मात्रा इंद्रधनुषी रंग की ऊर्जा में बदल गई है। मेरा मैना एक बार फिर से बदलना बंद हो गया। कालकोठरी से बाहर निकलने के एक दिन बाद तक उसका मैना विश्वसार में बदलता रहा, लेकिन एक दिन बाद किसी कारण से यह फिर से बदलना बंद हो गया। क्या मुझे इसे विश्वसार में बदलने के लिए कालकोठरी के अंदर जाने की ज़रूरत है? इवान ने खुद से सोचा कि कालकोठरी की खोज के बाद उसका मैना बदलना शुरू हो गया था। इसे भूल जाओ, मैं एस्टार्ट शहर वापस जाने के बाद इसके बारे में सोचूंगा, इवान ने कहा और अपने कोर के अंदर मैना को देखना बंद कर दिया। जब इवान बाहर निकलने की ओर चल रहा था तो उसने एक बूढ़े जोड़े को देखा जो अभी अभी पार्क में दाखिल हुए थे। वे शिकारी नहीं थे और उनकी उम्र 60 के दशक के अंत में लग रही थी। आश्चर्यजनक रूप से उसने देखा कि वे उसकी ओर आ रहे थे और किसी कारण से मुस्कुरा रहे थे। वे मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? इवान ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गईं। दंपति उसके सामने रुक गए और बूढ़ी महिला ने चेहरे पर दयालु मुस्कान के साथ उससे कहा, तुम्हारे दोस्त ने हमें ये पत्र तुम्हें देने के लिए कहा है। इवान ने महिला के हाथ में पत्र देखा और जब उसने उसके ऊपर एक बड़ा गुलाबी दिल उकेरा हुआ देखा तो वह अवाक रह गया। क्या ये प्रेम पत्र है? इवान हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इवान के चेहरे पर हैरानगी देखकर दंपत्ति हंस पड़े और महिला ने पत्र उसके हाथ में रख दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे देखना चाहिए। इवान अपनी उलझन भरी स्थिति से तभी बाहर आया जब बूढ़ी महिला ने पत्र उसके हाथ में रखा। उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह उस पर दयालुता से मुस्कुरा रही थी। उम्मा, आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा वह दोस्त कहाँ है जिसने आपको ये पत्र देने के लिए कहा था? इवान ने पूछा, उस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए जिसने उन्हें ये पत्र देने के लिए कहा था। वह थोड़ी देर पहले पार्क के बाहर थी, लेकिन हमें ये पत्र तुम्हें देने के लिए कहने के बाद वह भाग गई। बूढ़े आदमी ने कहा और बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ लिया। चलो प्रिय, लगता है ये युवा आखिरकार वसंत का अनुभव करने जा रहा है, आदमी ने कहा और बूढ़ा जोड़ा वहां से चला गया। इवान, जब उसने बूढ़े आदमी की बात सुनी तो वह पूरी तरह से बोल पड़ा। उसने अपने हाथों में पत्र को देखा लेकिन उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसने मुझे ये पत्र भेजा है? इवान ने चेहरे पर एक शिकन के साथ बुदबुदाया क्योंकि वह कुछ ही घंटे पहले केंद्रीय शहर में आया था और वह यहाँ किसी को नहीं जानता था। इसे खोलने का फैसला करने से पहले वह बस एक पल के लिए झिझका। अन्य लोगों के विपरीत जो इस तरह के पत्रों को सावधानी से खोलते हैं, इवान ने निर्दयता से इसे एक बार में ही फाड़ दिया। जैसे ही उसने पत्र खोला, कुछ प्रेम भरे शब्दों के बजाय उसे एक चांदी के रंग का कागज दिखाई दिया जिस पर एक अजीब सा रून लिखा हुआ था। अचानक चांदी के कागज पर रून चमक उठा। इससे पहले कि वह पत्र फेंक पाता, उसका शरीर चांदी की रोशनी से घिर गया। अपने शरीर को ढकती चांदी की रोशनी को देखकर इवान के दिमाग में एक ही विचार आया, ये तो कमबख्त प्रेम पत्र का जाल है। वूश, चांदी की रोशनी आसपास फैल गई और जल्द ही इवान के साथ गायब हो गई। इवान की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दूर भेज दिया गया हो। 2 सेकंड से भी कम समय में उसकी दृष्टि सामान्य हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह देख पाता कि वह कहाँ है, उसने महसूस किया कि उसके ऊपर दर्जनों हमले हो रहे हैं। अचानक हुए हमले के कारण उसके पास किसी भी तरह के कौशल का उपयोग करने का समय नहीं था, लेकिन सौभाग्य से उसने अपनी ढाल वाली ताबीज़ की बाली पहनी हुई थी। जैसे ही हमले उस पर पड़ने वाले थे, उसकी बाली चमक उठी और एक अवरोध ने उसे घेर लिया और हमलों को रोक दिया। क्रैक क्रैक
इतने सारे हमलों की वजह से बैरियर पर दरारें दिखाई देने लगीं, लेकिन बैरियर टूटने से पहले ही उसने सभी हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। बैरियर के सभी हमलों को रोकने के बाद इवान ने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। उसने अपने चारों ओर 30 शिकारियों की आभा महसूस की और देखा कि वह एक जर्जर इमारत के अंदर है। 30 शिकारियों में से 3 बी जोड़ रैंक के थे, 7 बी रैंक के थे और बी सी और सी जोड़ रैंक के थे। अचानक इवान ने एक बी रैंक के नीले बालों वाले शिकारी को अपनी ओर बढ़ते देखा। वह पहले से ही अचानक घात लगाए जाने के कारण नाराज था, इसलिए उसके पास आने का इंतजार किए बिना इवान तुरंत हमलावर शिकारी के सामने आया और उसे सीधे उसकी छाती पर लात मारी। हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई और बी रैंक का शिकारी टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वह इमारत की दीवार से टकराया और उसके मुंह से खून निकल आया। लेकिन जब इवान ने देखा कि उसके बाद क्या हुआ तो वह भौंचक्का रह गया। इवान ने चेहरे पर गहरी भरिकुटी लिए नीले बालों वाले शिकारी को देखा। उस आदमी की पसलियां पहले की लात की वजह से टूट गई थीं और वह उसके मुंह से खून बहता हुआ देख सकता था। लेकिन इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी नीले बालों वाला आदमी बिना किसी तरह की भावना दिखाए तुरंत खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि पसलियां टूटने के बावजूद भी उस आदमी को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन इवान को इस बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि उसने एक बार फिर से हर तरफ से अपनी ओर आते हुए दसियों तरह के हमले देखे। हमलों की ताकत ज़्यादा नहीं थी, कुछ हमले बी जोड़ रैंक के थे, कुछ बी रैंक के थे और ज़्यादातर हमले सी और सी जोड़ रैंक के थे। अगर वह बाहर होता तो वह आसानी से उन सभी को चकमा दे सकता था, लेकिन इमारत के बंद स्थान के अंदर उसके लिए ऐसा करना लगभग असंभव था। उसने अपने छाया पंख फैलाए और अपनी पीठ, बाएं और दाएं हिस्से को उनसे ढक लिया। हवा उसकी मुट्ठियों के इर्द गिर्द घूमी और 1 सेकंड से भी कम समय में उसने अपने सामने 5 बार मुक्का मारा। धमाका! 5 हवा के गोले आगे की ओर उछले और उसके सामने आने वाले हमलों से टकराए। उसी समय अन्य 3 तरफ से होने वाले हमले उसके छाया पंखों से टकराए। धमाकों की आवाज़ ने आसपास के इलाके को भर दिया और वह पूरी इमारत हिलने लगी जिसमें वह था। इतने सारे हमलों की वजह से इवान थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसकी छाया को ढकने वाले पंखों ने सभी हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। इवान की छाया थोड़ी टिमटिमाई और हवा के तेज झोंके से उसमें से तलवार निकली। उसने तलवार को हवा में ही पकड़ लिया और हवा के झोंके में बदल गया जो उस व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था जो उसके सबसे करीब था। वह व्यक्ति सिर्फ एक सी रैंक का शिकारी था, इसलिए प्रतिक्रिया करने से पहले ही लाल खून बहने लगा और इवान ने उसका एक हाथ काट दिया। इवान उस व्यक्ति का सिर काटकर उसे मार सकता था, लेकिन वह पहले कुछ पुष्टि करना चाहता था और उस व्यक्ति का हाथ काटने के बाद अब वह निश्चित था। ये लोग दर्द महसूस नहीं कर सकते, उसने सोचा, क्योंकि उसने देखा कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपना हाथ खोया है वह बिना किसी भावना के पीछे हट रहा है। ये सभी लोग कठपुतलियों की तरह थे जो उन्हें मिले आदेश के अनुसार काम कर रहे थे। इन अजीब लोगों को देखकर इवान तुरंत समझ गया कि यह निश्चित रूप से डार्क गिल्ड का काम है। केवल वे बेवकूफ़ ही ऐसा कर सकते हैं, इवान ने सोचा, ओलिविया द्वारा इस्तेमाल किए गए अजीब औषधि को याद करते हुए। क्या उन्हें लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर वह एक सामान्य बी जोड़ रैंक का शिकारी होता तो उसे निश्चित रूप से इन लोगों द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाता, लेकिन अपनी मौजूदा शक्तियों के साथ उसे इन 30 शिकारियों की चिंता नहीं थी। इवान की आंखों में हरी रोशनी चमक उठी, क्योंकि उसके शरीर से बड़ी मात्रा में मैना फूट पड़ा। हवा के ब्लेड इमारत के पूरे फर्श पर भर गए और एक तेज आभा ने आसपास के वातावरण को घेर लिया। वहां सैकड़ों हवा के ब्लेड थे और इवान ने बिना किसी परवाह के उन्हें सभी दिशाओं में फेंक दिया। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हवा के ब्लेड सामान्य बी जोड़ रैंक के हमलों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। तेज हवा के ब्लेड देखकर इमारत के अंदर मौजूद 30 शिकारियों ने हर तरह के कौशल का इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 बी जोड़ रैंक के शिकारी ही अपनी ओर आ रही हवा के ब्लेड को मुश्किल से रोक पाए, बाकी शिकारी हवा के ब्लेड को रोकने में कमज़ोर थे। बी, सी और सी जोड़ रैंक के शिकारियों में से जो हवा के ब्लेड की चपेट में आए उनमें से 10 शिकारी तुरंत मर गए और बाकी 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 बी रैंक के शिकारी मरे नहीं, लेकिन वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हवा के ब्लेड के हमले के बाद सिर्फ बी जोड़ रैंक के शिकारी ही सुरक्षित बचे। गड़गड़ाहट! लेकिन यह अंत नहीं था। सैकड़ों हवा के ब्लेड थे और उनमें से कई इमारत की दीवारों और खंभों से टकराए। उनके पिछले हमलों की वजह से इमारत पहले से ही बहुत कमज़ोर थी, इसलिए जब सैकड़ों हवा के ब्लेड खंभों और दीवारों से टकराए तो नतीजा बिल्कुल साफ था। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। क्रैक क्रैक! पूरी इमारत में दरारें दिखाई देने लगीं और वह हिलने लगी। लेकिन बाकी 20 शिकारियों ने ढहती हुई इमारत और अपनी चोटों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। सी और सी जोड़ रैंक के ज़्यादातर शिकारियों के हाथ या पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी वे ज़ॉम्बी की तरह उसकी ओर दौड़े। इवान इन शिकारियों को आश्चर्य से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर डार्क गिल्ड ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वे ऐसे हो गए। बी जोड़ रैंक के शिकारी उससे पहले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे।
उन्होंने उस पर मुट्ठियों से हमला किया, लेकिन उसने आसानी से उनके हमलों को चकमा दे दिया। उसकी हवा की तेज तलवार हरी रोशनी से चमक उठी और 3 बेजोड़ रैंक के शिकारियों में से एक का सिर आसमान में उड़ गया। एक शिकारी का सिर काटने के बाद उसने अपना शरीर घुमाया और बाकी 2 बेजोड़ रैंक के शिकारियों को लात मारकर दूर फेंक दिया। टक्कर की वजह से वे दोनों पीछे की ओर उड़ गए और दीवार से टकराकर उसे नष्ट कर दिया। इससे पहले कि शिकारी इवान तक पहुंच पाता, इमारत की छत गिर गई। इवान के चारों ओर एक हवा का बवंडर और थंडर शील्ड दिखाई दिया, जो उसे गिरते मलबे से बचा रहा था। गड़गड़ाहट। इमारत के खंभे अब इमारत का भार नहीं संभाल पा रहे थे और आखिरकार इमारत ढह गई। जब इमारत गिर रही थी, तब भी बचे हुए शिकारियों ने इवान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे गिरती हुई इमारत के नीचे दब गए। धूल का एक बड़ा बादल उठा और आसपास के इलाकों में शॉकवेव फैल गई, जिससे इलाके में मौजूद दूसरी इमारतों की नींव हिल गई। थंडर शील्ड और हवा के बवंडर ने इवान की रक्षा की, इसलिए इमारत ढहने के बावजूद वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। दूसरी ओर शिकारी जो ढहती हुई इमारत की परवाह किए बिना उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वे इमारत के नीचे दब गए। इमारत के ढहने के बाद बवंडर और इवान को ढकने वाली बिजली की ढाल गायब हो गई। उसने धूल के बादल को उड़ाने के लिए हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया। धूल के बादल को उड़ाने के बाद उसने अपने चारों ओर देखा और देखा कि उस पर हमला करने वाले सभी शिकारी इमारत के नीचे दबे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि इवान शांत हो पाता, उसने ढही हुई इमारत के नीचे से कुछ जंगली और शक्तिशाली आभा निकलती हुई महसूस की। ढही हुई इमारत के मलबे हिलने लगे। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हवा और बिजली एक बार फिर उसके चारों ओर दिखाई दी। धमाका। लेकिन अचानक आसपास के क्षेत्र में गोलियों जैसी तेज आवाज गूंजने लगी। खांसी। इवान ने मुंह में खून भरा और धीरे से नीचे देखा। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें कांप उठीं, क्योंकि उसने देखा कि उसके सीने में एक पारदर्शी छेद था जहां उसका दिल हुआ करता था। उसका दिल पूरी तरह से गायब हो गया, केवल एक छोटा चावल के दाने के आकार का काले रंग का कोर उस जगह पर तैर रहा था जहां उसका दिल हुआ करता था। इवान जिस जगह लड़ रहा था, उससे 15 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति, जिसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था, 300 मीटर ऊंची इमारत की छत पर लेटा हुआ था। मुझे नहीं पता कि तुम उस पार्क से कैसे गायब हो गए, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। नकाब के पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई और उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक स्नाइपर राइफल निकाली। राइफल बेरेट M82 जैसी थी और एक जोड़ रैंक की कलाकृति की आभा छोड़ रही थी। मैं इस दिशा से उस पर जो निशान छोड़ गया हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ, आदमी ने बड़बड़ाते हुए अपनी राइफल इवान की दिशा में तान दी। राइफल पर मौजूद स्कोप अचानक चमक उठा और आदमी की दृष्टि फैलने लगी। 3 सेकंड से भी कम समय में उसकी दृष्टि बहुत दूर तक पहुंच गई और वह इवान को देख पाया जो एक ढहती हुई इमारत के बीच खड़ा था। यह अच्छा हुआ कि मैंने उस पर तब निशान छोड़ दिया जब वह पहले अपनी आइसक्रीम खाने में व्यस्त था, वरना उसके वहां से अचानक गायब हो जाने के बाद उसे ढूंढ पाना मेरे लिए असंभव हो जाता। आदमी ने राइफल में अपना मैना डालना शुरू करते हुए बड़बड़ाया। राइफल ने उस आदमी द्वारा उसमें डाले गए सारे मैना को सोख लिया और राइफल के अंदर भरी गई गहरे लाल रंग की गोली चमकने लगी। 10 सेकंड बाद राइफल ने मैना को सोखना बंद कर दिया और आदमी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। चलो ये काम पूरा करते हैं और मेरा बचा हुआ भुगतान लेते हैं। आदमी ने बड़बड़ाते हुए ट्रिगर खींच दिया। धमाका। राइफल से गहरे लाल रंग की गोली निकलते ही इलाके के दसियों किलोमीटर तक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंज उठी। सेरा अपनी आंखें चौड़ी करके अपने सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन को देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये देखकर कि इवान ने उसके भेजे 30 शिकारियों से कितनी आसानी से निपट लिया था। बैंगनी आंखों वाले आदमी की तरह उसने भी सोचा कि उससे निपटने के लिए 30 शिकारियों को भेजना बस एक अतिशयोक्ति है। लेकिन वह उन 30 शिकारियों का परीक्षण करना चाहती थी और यह भी जानना चाहती थी कि क्या इवान अभी भी अपनी रैंक छिपा रहा है, इसलिए उसने फिर भी उन्हें भेजा। लेकिन ध्वस्त इमारत और दफन शिकारियों को देखकर वह स्तब्ध महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसके चेहरे पर सहज भाव से, मुझे यकीन है कि उसने उनके खिलाफ लड़ते समय अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। सेरा ने सोचा कि वे 30 शिकारी निश्चित रूप से उसे अपनी सभी क्षमताओं को प्रकट करने में सक्षम होंगे। आखिरकार उनमें 3 बी जोड़ और 7 बी रैंक के शिकारी थे। यहाँ तक कि एक रैंक के शिकारी को भी बिना किसी रोक टोक के लड़ना होगा यदि वह उनका ख्याल रखना चाहता है। लेकिन ये देखकर कि इवान ने उनसे कितनी आसानी से निपटा, उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। उसने अपना संचार क्रिस्टल निकाला और पॉल नामक बैंगनी आंखों वाले व्यक्ति को बुलाया। पॉल, उसकी रैंक क्या है? उसने तुरंत पूछा जब उसने उसका फ़ोन उठाया। वह इवान की आभा को महसूस नहीं कर सकती क्योंकि वह होलोग्राफिक स्क्रीन का उपयोग करके उसे देख रही थी, लेकिन पॉल लड़ाई को लाइव देख रहा था। वह उस जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था जहां इवान लड़ रहा था और अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए एक हुनर का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए वह उससे जानना चाहती थी कि इवान की मौजूदा रैंक क्या है।
पॉल ने उसका सवाल सुनने के तुरंत बाद जवाब नहीं दिया क्योंकि जो कुछ हुआ उसे देखकर वह भी दंग रह गया था। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। लेकिन उसने जल्द ही खुद को तसल्ली दी और दांत पीसते हुए कहा, ए रैंक। वह इस बात से नाराज था कि इवान उसे बेवकूफ़ बनाने में सक्षम था, जबकि वह जो रैंक का शिकारी था। सेरा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। एक पल के बाद वह फिर से बोली, उनके परिवर्तन के लिए टाइमर के बारे में क्या? जैसा कि तुमने मुझे बताया, ये 3 मिनट है। पॉल की बात सुनकर सेरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जो शिकारी भेजे थे वे सामान्य नहीं थे। वे सभी खास थे और वे कालोस की तरह ही मानवीय राक्षसों में बदल सकते थे जिन्हें कुछ महीने पहले इवान ने मार डाला था। रूपांतरित होने के बाद वे सामान्य शिकारियों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन कालोस के विपरीत, ये शिकारी कठपुतलियों की तरह थे जो ठीक से सोच नहीं सकते। सेरा को डर था कि अगर वे इवान के खिलाफ लड़ते हुए रूपांतरित हो गए तो उनकी बढ़ी हुई शक्ति के कारण वे उसे मार देंगे। यही कारण है कि उसने उनके परिवर्तन के लिए एक टाइमर सेट किया। उसने सोचा कि वे 3 मिनट से भी कम समय में इवान से निपट लेंगे। 3 मिनट के बाद वे मानवरूपी राक्षसों में बदल जाएंगे और शहर में तबाही मचाने के उसके अगले आदेश का पालन करेंगे। वह देखना चाहती थी कि क्या वे रूपांतरित होने के बाद भी दर्द के प्रति उदासीन रहेंगे। अगर वे तबाही मचाना शुरू करते हैं तो शहर के पहरेदार उन्हें रोकने के लिए आएंगे और उसे उसका जवाब मिल जाएगा। दुर्भाग्य से इवान की वजह से उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं। वे रूपांतरित होने से पहले ही इवान द्वारा मारे गए। क्या उनमें से कोई अभी भी जीवित है? सेरा ने पॉल से पूछा। उनमें से ज़्यादातर मर चुके हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि उनमें से 5 अभी भी जीवित हैं, पॉल ने अपने सामने धूल के बादल को देखते हुए कहा। उन्हें अब रूपांतरित होना चाहिए। अचानक पॉल को मलबे के नीचे से 5 जंगली आभाएं निकलती हुई महसूस हुईं। ये सुनने के बाद कि 5 शिकारी अभी भी जीवित हैं और वे रूपांतरित होने वाले हैं, सेरा ने भी होलोग्राफिक स्क्रीन को देखा। धमाका! लेकिन इससे पहले कि वे शिकारी बाहर आ पाते, सेरा और पॉल दोनों चौंक गए जब उन्होंने अचानक एक तेज धमाकेदार आवाज़ सुनी। पॉल, क्या हुआ अंडरस्को? सेरा पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन जब उसने इवान के सीने में एक बड़ा छेद देखा तो वह रुक गई। इवान से 1 किलोमीटर दूर खड़ा पॉल भी दंग रह गया और उसने आवाज़ सुनने के विपरीत दिशा में देखा। लेकिन जब उसने उस दिशा में देखा तो उसे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई नहीं दिखाई दिया। पॉल, उसकी मदद करो। अचानक उसने सेरा की चिंतित आवाज़ सुनी, मुझे उसे जिंदा चाहिए। लानत है! पॉल ने इवान पर हमला करने वाले व्यक्ति की तलाश करना बंद कर दिया और उसकी मदद करने वाला था। तभी वह अपने रास्ते पर रुक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इवान ने अपने सीने में छेद को देखते ही अपने शरीर से शक्ति को निकलते हुए महसूस किया। छेद 5 सेंटीमीटर व्यास का था और वह अपने सम्राट कोर को देख सकता था जो पूरी तरह से ठीक था और अभी भी उसी स्थान पर घूम रहा था, भले ही उसका दिल नष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसके छाया भंडारण के अंदर छाया मरे हुए लोग अपने आप बाहर आने वाले थे। तभी उन्हें लगा कि उसकी आभा फीकी पड़ रही है। रुको! इवान ने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज़ में कहा, लेकिन उसके सभी शैडो अनडेड जो बाहर आने वाले थे, रुक गए। अचानक उसके चारों ओर एक बैंगनी आभा दिखाई दी। डेथ ट्रांसफ़र! इससे पहले कि उसकी अंतरात्मा अंधेरे में डूब जाए, उसने बड़बड़ाया और उसके सीने में छेद अचानक गायब हो गया। डेथ ट्रांसफ़र का उपयोग करके आप अपने शैडो अनडेड में या इसके विपरीत खुद से चोट, शाप या बीमारियों को स्थानांतरित कर सकते हैं। आप एक शैडो अनडेड से प्राप्त क्षति को दूसरे में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। आप इस कौशल का उपयोग हर 2 घंटे में एक बार कर सकते हैं। अपने कौशल का उपयोग करके इवान ने अपनी चोट को अपने शैडो वाइवन में से एक में स्थानांतरित कर दिया। चूंकि वह अपने मैना का उपयोग करके इसे ठीक कर सकता है, इसलिए उसे इसकी चोटों की चिंता नहीं थी। सही स्थिति में लौटने के बाद इवान ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और वह उस व्यक्ति को चीरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था जिसने उस पर चुपके से हमला किया था। धमाका! जैसे ही वह ऊपर की ओर उड़ा, ढही हुई इमारत का मलबा उड़ गया और आसपास 5 जंगली आभा फैल गई। जल्द ही मलबे के नीचे से 5 लोग निकले जो मानवरूपी राक्षसों की तरह दिख रहे थे। 2 मानवरूपी राक्षस बंदरों की तरह दिख रहे थे और उनके शरीर गहरे नीले रंग के धातु के दिखने वाले फर से ढके हुए थे, जबकि अन्य 3 बाघ और भेड़ियों की तरह दिख रहे थे। वे सभी 5 शिकारी थे जो पहले उसके खिलाफ लड़ रहे थे। इन 5 में से 2 बी जोड़ रैंक के शिकारी थे जबकि 3 बी रैंक के शिकारी थे। लेकिन वर्तमान में उन शिकारियों की आभा पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वर्तमान में 2 बी जोड़ रैंक के शिकारी शीर्ष ए रैंक के शिकारी की आभा छोड़ रहे थे जबकि बी रैंक के शिकारी भी ए रैंक के बहुत करीब थे। इवान ने 5 मानवरूपी राक्षसों पर एक क्षण के लिए नजर डाली, फिर उस दिशा में देखने लगा जहां से उसने पहले आवाज़ सुनी थी। उनका ख्याल रखना ग्रहण। उस दिशा में देखते हुए जहां से उसने गोली की आवाज़ सुनी थी, इवान ने ग्रहण को आदेश दिया जो चुपके कौशल का उपयोग करके अपने छाया भंडारण से बाहर आया।
ग्रहण चुपके कौशल का उपयोग करके बाहर आया क्योंकि उसे लग रहा था कि इवान अभी छाया मरे हुए लोगों के अस्तित्व को उजागर नहीं करना चाहता है। ग्रहण जमीन पर उतरा और इमारत के मलबे के नीचे से निकले मानवरूपी राक्षसों को देखा। वे शहर में तबाही मचाने के सेरा के आदेश का पालन करने के लिए दूर जाने वाले थे जब ग्रहण की बैंगनी आंखें काली हो गईं। एक छोटा काला सूरज उसके शरीर से निकला और अचानक उसके चारों ओर 300 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से काला हो गया, जैसे कि वह एक काले घूंघट से ढका हुआ हो। ग्रहण प्रहार अद्वितीय कौशल। आप 3 मिनट के लिए एक अस्थायी सूर्य ग्रहण को बुला सकते हैं जिससे क्षेत्र अंधकार में डूब जाएगा। इस दौरान आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी। शांत होने का समय 4 घंटे। ग्रहण ने अपने अनूठे कौशल का उपयोग करके अपने आसपास के क्षेत्र को अंधकार में ढक दिया, जिससे कोई भी इसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाएगा, भले ही यह मानवरूपी राक्षसों पर हमला करे। ग्रहण प्रहार का उपयोग करने के कारण इसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। इसका आकार घटने लगा और इसका शरीर अब केवल 1 मीटर लंबा था। हालांकि ग्रहण छोटा हो गया, लेकिन इसकी आभा अब प्लस रैंक के बहुत करीब थी। इवान ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि ग्रहण क्या कर रहा था और उस व्यक्ति की खोज करने के लिए अपने बाज की आंख के कौशल का उपयोग किया जिसने उस पर हमला किया था। जैसे ही उसने अपने कौशल को सक्रिय करने के लिए अपने पास मौजूद विश्वसार की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया, उसकी काली आंखें अचानक इंद्रधनुषी रोशनी से चमक उठीं। जैसे ही कौशल उसकी इच्छा का पालन कर रहा था, उसकी दृष्टि का विस्तार हुआ और उसने देखा कि एक व्यक्ति उससे 15 किलोमीटर दूर एक इमारत के शीर्ष पर लेटा हुआ था। वह व्यक्ति अभी भी बंदूक जैसी दिखने वाली किसी चीज का उपयोग करके उस पर निशाना साध रहा था। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। तुम्हारे साथ मिल गया मदरफिकर, इवान ने जानलेवा आवाज में कहा जब उसके हाथों में ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स दिखाई दिए। जब उसने देखा कि इवान कैसे ठीक हो गया तो वह व्यक्ति दंग रह गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक उसने देखा कि इवान हवा में तैर रहा है और उसकी दिशा में देख रहा है। हालांकि वह उससे बहुत दूर था, लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। उसने देखा कि इवान की आंखें इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रही थीं और उसने अपनी दिशा में देखते हुए कुछ कहा। अगले ही पल उसका सुरक्षात्मक आर्टिफैक्ट अपने आप सक्रिय हो गया और इवान, जो उससे 15 किलोमीटर दूर था, तुरंत उसके सामने आ गया। शून्यदर्शी का चरण। जब पहनने वाला इस कौशल को सक्रिय करता है तो वे शून्य में कदम रखने और मात्र सेकंड में विशाल दूरी तय करने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर टेलीपोर्ट करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इस कौशल का उपयोग करके आप अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और इस कौशल का उपयोग दिन में 2 बार किया जा सकता है। इवान ने अपने शून्य गेजे के जूते के कौशल का उपयोग करके तुरंत उस आदमी के सामने प्रकट हुआ। वह इतना क्रोधित था कि उसके गॉन्टलेट्स का निष्क्रिय कौशल भी सक्रिय हो गया। इन्फर्नो ऑरा। निष्क्रिय कौशल। जब उपयोगकर्ता क्रोधित होता है या भावनात्मक रूप से बहुत अधिक उत्तेजित होता है तो ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स एक धधकती आभा उत्सर्जित करते हैं जो उनके हमलों को बढ़ाते हैं और उन्हें और भी अधिक दुर्जय बनाते हैं। उसके गॉन्टलेट्स आग की लपटों से जल उठे और इवान ने बिना पीछे हटे उस आदमी के सुरक्षात्मक अवरोध पर मुक्का मारा। आग की एक लहर ने अवरोध को घेर लिया और जिस इमारत पर आदमी खड़ा था वह हिल गई, लेकिन इवान चौंक गया जब उसने देखा कि अवरोध थोड़ा सा हिल गया था और उसके हमले के बाद भी पूरी तरह से ठीक था। उसे यकीन था कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह बिना किसी समस्या के A+ रैंक का अवरोध भी तोड़ सकता है। अंधेरे गिल्ड के कुत्ते। इवान ने उस व्यक्ति से यह नहीं पूछा कि वह कौन है या उसने उस पर हमला क्यों किया, क्योंकि उसने मान लिया था कि उसके सामने वाला व्यक्ति भी अंधेरे गिल्ड का ही कोई व्यक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे पहले उस पर हमला करने वाले लोग थे। अचानक हुई घटनाओं के कारण बैरियर के अंदर मौजूद व्यक्ति का दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। एक पल के लिए जब इवान अचानक उसके सामने आया तो उसे लगा कि वह मरने वाला है। सौभाग्य से मेरे पास यह S रैंक सुरक्षात्मक कलाकृति है या अंडरस्को, आदमी ने सोचा और उसका शरीर कांप उठा। इवान से कुछ कहे बिना आदमी ने अपने स्टोरेज रिंग से भागने का स्क्रॉल निकाला। आदमी के हाथ में स्क्रॉल देखकर इवान के हाव भाव बदल गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहां से भागने दूंगा? इवान चिल्लाया और उसकी आंखें काली हो गईं। अचानक इवान के शरीर से एक अजीब सी आभा निकलने लगी। दहाड़। अगले ही क्षण एक शक्तिशाली ड्रैगन की दहाड़ दसियों किलोमीटर के क्षेत्र में गूंज उठी और उस व्यक्ति को, जो अवरोधक के अंदर था, एक भयानक अनुभूति ने घेर लिया।